लॉज ऑफ मोशन चैप्टर में हमने कई सारे फंडामेंटल फोर्सेज के बारे में पढ़ा था और उसके बाद कुछ डिपेंडेंट फोर्सेज पढ़े थे, जैसे टेंशन, नॉर्मल, है ना। और कहा था एक फ्रिक्शन फोर्स भी होता है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बार बार यूज में आता है ना। वो फोर्स हम लोग अब पढ़ने जा रहे हैं। ये पूरा चैप्टर जो है फ्रिक्शन फोर्स पर डिवोटेड है। तो हम लोग क्या करेंगे, फ्रिक्शन के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पहले सीखते हैं कि फ्रिक्शन फोर्स कब एक्ट करता है ना। फ्रिक्शन फोर्स इट एक्ट्स व्हेन देयर इज acts when either there is relative motion between two surfaces in contact, ठीक, और there is tendency of relative motion between two surfaces in contact, है ना। तो जो दो सरफेस है जो कि कांटेक्ट में होंगे तभी फ्रिक्शन फोर्स लग सकता है, और वो भी तब लगेगा जब या तो दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन हो या रिलेटिव मोशन की टेंडेंसी हो। तो अगर इसको एक फिगर से समझें कि एक ब्लॉक ये है और उसके नीचे एक ब्लॉक रखा हुआ है, ठीक। अब इसमें से ऊपर वाला जो ब्लॉक है ये जा रहा है 2 मीटर पर सेकेंड से, नीचे वाला जा रहा है 3 मीटर पर सेकेंड से, है ना। तो चूंकि दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन आ गया इसलिए इनके बीच में फ्रिक्शन फोर्स लगेगा, ठीक। और एक ऐसा भी होता है जब कोई इंक्लाइन प्लेन पर एक ब्लॉक रखा हो, एक इंक्लाइन प्लेन पर ब्लॉक रखा है ना, और ये इंक्लाइन प्लेन है, यहाँ पर ब्लॉक जो है वो रेस्ट पर है और ये इंक्लाइन प्लेन तो रेस्ट पर रहेगा ही। तो देखेंगे कि यहाँ पर इसका वेट का एक कंपोनेंट आएगा mg sin थीटा, ठीक। तो चूंकि इस इंक्लाइन प्लेन और ब्लॉक के बीच में कोई रिलेटिव मोशन नहीं है, यानी ये ब्लॉक रुका हुआ है, तब कोई ना कोई फ्रिक्शन फोर्स यहाँ पर लग रहा होगा अपोजिट डायरेक्शन में, जो कि इसके mg sin थीटा वाले कंपोनेंट को बैलेंस कर रहा है ना। तो यहाँ देखेंगे कि यहाँ पर जो ब्लॉक है उसका कोई रिलेटिव मोशन नहीं है, लेकिन रिलेटिव मोशन की टेंडेंसी है। टेंडेंसी इसलिए है क्योंकि एक mg sin थीटा फोर्स लग रहा है, तो ये स्लिप होना चाहता है नीचे। जैसे स्लिप होना चाहता है तो यहाँ पर फ्रिक्शन फोर्स आ जाता है। यहाँ पर रिलेटिव मोशन था इसलिए फ्रिक्शन आया। अगर ऐसा हो कि अगर रिलेटिव मोशन नहीं हो, जैसा कि हम यूं कहें कि अपने पास दो ब्लॉक दे दिए गए, है ना, एक ब्लॉक हो गया A और दूसरा ब्लॉक हो गया B। दोनों की जो वेलोसिटी है वो इक्वल मान लेते हैं। ये भी 2 मीटर पर सेकेंड से चल रहा है, ये भी 2 मीटर पर सेकेंड से चल रहा है और कोई फोर्स नहीं है ना। तो यहाँ पर इनके बीच में जो फ्रिक्शन फोर्स होगा वो 0 हो जाएगा। तो फ्रिक्शन फोर्स नहीं आएगा अगर रिलेटिव मोशन की टेंडेंसी भी नहीं हो या रिलेटिव मोशन भी नहीं हो, ठीक। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट हो गया। जो दूसरा पॉइंट है इम्पॉर्टेंट पॉइंट, वो हम लोग ऐसे याद रखेंगे जो कि पहले पॉइंट से रिलेटेड ही है। पहले पॉइंट में ये बताया गया कि टू सरफेसेज इन कांटेक्ट, मतलब ये है कि जब दो सरफेस कांटेक्ट में होंगे तभी फ्रिक्शन फोर्स लगता है। दूर दूर से फ्रिक्शन फोर्स कभी नहीं लग सकता, है ना। तो कह सकते हैं फ्रिक्शन फोर्स acts
when two objects are in contact, जब कांटेक्ट में होंगे तब फ्रिक्शन फोर्स लगेगा। थर्ड पॉइंट है फ्रिक्शन फोर्स arises due to two reasons, है ना। ये दो कारणों से फ्रिक्शन फोर्स लगता है। पहला कारण तो ये है कि दो सरफेस जो होते हैं उनके बीच में जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स लगता है ना, ड्यू टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस between charges of or charges on two surfaces in contact, जो दो सरफेस कांटेक्ट में होते हैं उन पर चार्जेज भी कई बार इंड्यूस हो जाते हैं, और सरफेस पर जो चार्जेज होते हैं उनके बीच में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होता है, उसके कारण से ये फ्रिक्शन फोर्स आता है। और इसका जो दूसरा रीज़न है वो दूसरा रीज़न ये है ड्यू टू इंटरलॉकिंग of extended parts of two surfaces in contact। तो आप देखेंगे कि इंटरलॉकिंग का मतलब क्या हुआ। जैसे ये एक सरफेस हो गया और इसके बगल में एक दूसरा सरफेस है जो कुछ इस तरह से ये रखा हुआ है ना। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि इसका एक्सटेंडेड पार्ट इसके कैविटी वाले पार्ट में है और उसका एक्सटेंडेड पार्ट इसके कैविटी वाले पार्ट में है। तो इस तरह से इंटरलॉकिंग हो गया है, तो इसके कारण से भी फ्रिक्शन फोर्स आता है। तो ये दो रीजंस हो गए जिसके कारण से फ्रिक्शन फोर्स लगता है। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है फ्रिक्शन के बारे में, वो ये है कि फ्रिक्शन फोर्स एक्ट्स पैरेलल टू the two surfaces in contact, parallel to the two surfaces in contact। तो अगर हम लोग फिगर बना करके समझें कि जो दो सरफेस है, सपोज ये एक ब्लॉक है और दूसरा ब्लॉक ये है, फिर ये ब्लॉक ए हो गया और ये बी हो गया। तो ऐसा होगा कि ब्लॉक ए पर अगर ब्लॉक ए और बी दोनों कांटेक्ट में यहाँ पर, तो इनका जो कांटेक्ट सरफेस है वो बिल्कुल हॉरिजॉन्टल है, ये कांटेक्ट सरफेस है। तो इसके पैरेलल जो है वो फ्रिक्शन फोर्स लगता है। तो ऊपर वाले पर अगर ऐसा मान लें कि ब्लॉक ए पर इधर की तरफ लग रहा है फ्रिक्शन, तो ब्लॉक बी पर आगे की तरफ लगेगा, ठीक। लेकिन सरफेस ऑफ कांटेक्ट के पैरेलल लगता है। ये हो गया अपना फोर्थ पॉइंट, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट होता है कि फ्रिक्शन फोर्स ऑन टू सरफेसेस इन contact have equal magnitude
but opposite in direction, opposite in direction, है ना। आप देखेंगे जैसे यहाँ फिगर बनाया है कि अगर A पर फ्रिक्शन फोर्स पीछे लग रहा है तो B पर आगे की तरफ लगेगा। अगर यहाँ पर हम ऐसे फिगर बनाकर समझें कि मान लेते हैं अपने पास दो ब्लॉक है, एक है A, एक है B और एक ग्राउंड सरफेस V है। तो अगर यहाँ पर फ्रिक्शन फोर्स का डायरेक्शन दिखाया जाए, अलग अलग इनका डायग्राम बना करके, तो एक ब्लॉक हो गया A, फिर दूसरा ब्लॉक हो गया B और तीसरा जो है ग्राउंड सरफेस है ये हो गया। तो इन पर अगर फ्रिक्शन फोर्स मान लिया जाए कि A पर अगर लेफ्ट डायरेक्शन में लग रहा है, ऐसा मान लेते हैं कि ये जा रहा है 5 मीटर पर सेकंड से, ये जा रहा है 2 मीटर पर सेकंड से और ग्राउंड तो रेस्ट पर होगा। तो इसमें से 5 मीटर पर सेकंड वाला आगे जा रहा है तो फ्रिक्शन पीछे लग जाएगा, मान लेते हैं F1 है। तो B पर लगेगा फ्रिक्शन फोर्स उतना ही लगेगा F1 के इक्वल, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। ठीक, वैसे ही अगर यहाँ पर देखें तो जो B है वो आगे जा रहा है तो फ्रिक्शन इस पर पीछे लगेगा। तो यहाँ पर फ्रिक्शन अगर F2 लगेगा तो उसके कांटेक्ट में ये और ये सरफेस है, तो इसके कांटेक्ट में तो यहाँ पर फ्रिक्शन फोर्स लगेगा F2। मैग्नीट्यूड देखेंगे कि इन दोनों का इक्वल है, डायरेक्शन अपोजिट है ना। ये F2 और F2 का मैग्नीट्यूड इक्वल, डायरेक्शन अपोजिट। फिर ये और ये सरफेस कांटेक्ट में है तो इन पर फ्रिक्शन फोर्स का मैग्नीट्यूड इक्वल और अपोजिट है। ठीक, अच्छा, इसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, उसको हम लोग समझेंगे। ये पॉइंट है 6 पॉइंट। ये कहता है कि फ्रिक्शन फोर्स ऑलवेज opposes the relative motion or tendency of relative motion between the two surfaces in contact, है ना। जो दो सरफेस होते हैं उनके बीच रिलेटिव मोशन को हमेशा अपोज करता है। अगर रिलेटिव मोशन नहीं हो तो रिलेटिव मोशन की टेंडेंसी हो सकती है, उसका भी फ्रिक्शन फोर्स अपोज करता है। ठीक है, लेकिन किसी बॉडी के मोशन को हेल्प कर सकता है, बट इट में हेल्प द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ठीक, जैसे हम बात करें कि अपने पास दो ब्लॉक है ना, तो ये ब्लॉक एक हो गया A और दूसरा हो गया B। ठीक, अगर ऐसा हो कि इनमें से ऊपर वाला ब्लॉक तेज चल रहा है या स्लो चल रहा है, मान लेते हैं 2 मीटर पर सेकेंड से चल रहा है, और ये जो है ये 5 मीटर पर सेकेंड से चल रहा है। ठीक, तो जो ऊपर वाला ब्लॉक है आप देखेंगे कि उस पर जो फ्रिक्शन होगा वो आगे की तरफ लगेगा, है ना, क्योंकि कहा गया कि रिलेटिव मोशन को अपोज करता है। तो अगर फ्री बॉडी डायग्राम बना करके देखें, ये A है, ये हो गया B और ये हो गया C। तो एक दूसरे का रिलेटिव मोशन देखना होता है। जैसे हम बात करें फ्रिक्शन फोर्स निकालना हो A और B के बीच में, तो देखेंगे कि B तेज चल रहा है A से, तो अगर इस पर ऑब्जर्वर बैठा कर देखें तो A जो है वो पीछे की तरफ जाता हुआ दिखेगा,
क्योंकि ये खुद ही 5 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है और ये सिर्फ 2 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है। तो इस ऑब्जर्वर को ये ए जो है पीछे छूटता हुआ दिखेगा, यानी कि लेफ्ट में जाता हुआ दिखेगा, इसलिए इस पर जो फ्रिक्शन आएगा वो आगे की तरफ आएगा। ठीक, अगर ऊपर वाले पर आगे आएगा तो उसके जस्ट नीचे बी वाले पर जो है वो फ्रिक्शन फोर्स पीछे की तरफ आ जाएगा। ठीक, तो आप देखेंगे कि ये रिलेटिव मोशन को अपोज करता है, क्योंकि इसके रिस्पेक्ट में ये ब्लॉक पीछे जा रहा था तो फ्रिक्शन आगे आ गया। अब ए के रेस्पेक्ट में जो बी होगा वो इधर जा रहा होगा, है ना, क्योंकि अगर ए पर ऑब्जर्वर बैठाया जाए तो ये खुद ही स्लो है और ये फास्ट है, तो इसके रेस्पेक्ट में ये आगे जा रहा होगा इधर, तो फ्रिक्शन फोर्स पीछे लग गया, तो रिलेटिव मोशन को अपोज कर रहा है ना। लेकिन आप देखेंगे कि जो ब्लॉक ए है उसके मोशन को ये हेल्प भी कर रहा है, क्योंकि इसकी वेलोसिटी जिधर है उसी डायरेक्शन में फ्रिक्शन फोर्स आया है, तो ए का मोशन को हेल्प कर रहा है लेकिन उसके रिलेटिव मोशन को अपोज कर रहा है। उसी तरह से बी के मोशन को ये अपोज कर रहा है। 5 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी थी राइटवर्ड डायरेक्शन में, फ्रिक्शन फोर्स आ गया लेफ्टवर्ड डायरेक्शन में, तो ये फ्रिक्शन अपोज कर रहा है। ठीक, अच्छा अब देखते हैं यहाँ पर इन दोनों के बीच में फ्रिक्शन देखना हो तो ऑब्जर्वर यहाँ बैठा सकते हैं। तो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में ये 5 से आगे जा रहा है तो यहाँ पर फ्रिक्शन फोर्स पीछे लगेगा, मान लेते F2 लगता है तो ग्राउंड पर F2 इधर लगेगा। ठीक, अब यहाँ पर देखेंगे कि B का जो मोशन है वो राइटवर्ड डायरेक्शन में है जबकि फ्रिक्शन लेफ्टवर्ड में लग रहा है, तो इसके मोशन को ये अपोज कर रहा है, ए के मोशन को हेल्प कर रहा है, लेकिन रिलेटिव मोशन को हमेशा ही अपोज कर रहा है। ग्राउंड के रेस्पेक्ट में इसका रिलेटिव मोशन आगे है, फ्रिक्शन फोर्स पीछे आ गया है। अगर इसके रेस्पेक्ट में देखें, बी के रेस्पेक्ट में ग्राउंड पीछे जा रहा होगा क्योंकि बी खुद ही 5 से आगे जा रहा है इधर, तो ग्राउंड पीछे जा रहा होगा तो फ्रिक्शन उसके अपोजिट यानी राइटवर्ड डायरेक्शन में लगेगा, इसलिए कह सकते हैं कि रिलेटिव मोशन को अपोज करता है। लेकिन किसी के मोशन को हेल्प भी कर रहा है, किसी के मोशन को अपोज भी कर रहा है, लेकिन रिलेटिव मोशन को हमेशा ही अपोज कर रहा है। जैसा कि कई बार आप देखेंगे हम लोग चलते हैं तो हम लोग के चलने में फ्रिक्शन फोर्स हेल्प करता है, फिर रुकने में भी हेल्प करता है। अगर फ्रिक्शन नहीं हो तो हम लोग आगे की तरफ नहीं चल पाएंगे, फ्रिक्शन फोर्स ही हमें आगे की तरफ ले जाने के लिए एक्सेलरेशन देता है। जब हमें रुकना होता है तो फ्रिक्शन फोर्स उल्टा भी लग जाता है। आप देखेंगे कि जो साइकिल है या जो कार है वो भी फ्रिक्शन फोर्स के कारण से ही आगे बढ़ सकते हैं। इंजन क्या करता है, कार में देखें तो इंजन सिर्फ पहिया को रोटेट कराता है, और रोटेट कराने से क्या होता है कि जो पहिया है अगर ये ऐसे घूम रहा हो तो इसमें आगे की तरफ फ्रिक्शन लगता है, और ये फ्रिक्शन जो है यही इस पहिया को या कार को आगे की तरफ एक्सेलरेट कराता है। आप देखेंगे कि इंजन जो भी फोर्स लगाता होगा वो तो इंटरनल फोर्स है, इंटरनल फोर्स किसी ऑब्जेक्ट का स्टेट चेंज नहीं कर सकता, ये हमने पढ़ा था न्यूटन के फर्स्ट लॉ में, है ना। तो कार को एक्सेलरेट करने के लिए कोई ना कोई एक्सटर्नल फोर्स चाहिए, और एक्सटर्नल फोर्स कहाँ से मिलता है, जो रोड पर जो फ्रिक्शन होता है वहां से मिलता है। तो जब कार को एक्सेलरेट करना हो तो भी फ्रिक्शन चाहिए, जब कार को रोकना हो डीएक्सेलरेट करना हो तो भी फ्रिक्शन चाहिए, है ना। तो कार को जब एक्सेलरेट करना हो उस टाइम पर फ्रिक्शन हेल्प कर रहा होता है, और जब कार को रोकना हो तो फ्रिक्शन फोर्स अपोज कर रहा होता है। ठीक, तो ये जो पॉइंट हमने सीखा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि फ्रिक्शन फोर्स हमेशा रिलेटिव मोशन को अपोज करता है या रिलेटिव मोशन की टेंडेंसी को अपोज करता है। ठीक, टेंडेंसी के बारे में थोड़ा सा और आगे हम जाकर समझेंगे, है ना। तो अभी इतना जानते हैं कि रिलेटिव मोशन को अपोज करता है, किसी के मोशन को हेल्प कर सकता है, किसी के मोशन को अपोज भी कर सकता है। तो ये पॉइंट इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी पॉइंट से हम डिसाइड करते हैं कि किस ऑब्जेक्ट पर किस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, है ना। क्योंकि ये कहा गया कि मोशन को हेल्प भी कर सकता है और मोशन को अपोज भी कर सकता है, तो हम लोग सिर्फ मोशन देख करके उसकी वेलोसिटी देख करके नहीं बता सकते, हमें रिलेटिव मोशन देखना होता है। देखेंगे कि जो दूसरा कॉन्टैक्ट सरफेस है उसके रिस्पेक्ट में जो पहला वाला है उसका रिलेटिव मोशन किधर है,
अगर एक के रेस्पेक्ट में दूसरे का रिलेटिव मोशन पता हो, उसका जस्ट उल्टा डायरेक्शन में फ्रिक्शन फोर्स अप्लाई कर देंगे और हमें डायरेक्शन मिल जाएगा।